दोस्तों, मैं शिवाशीष सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीना 2024 का आर्थिकी पार्ट 1 देखेंगे। यानी कि प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, जो पोर्शन है, उसका एक पार्ट 1 देखेंगे हम लोग, है ना। इसमें कुल 6 टॉपिक 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे प्रमुख तथ्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 2018-19 से 2022-23 के दौरान देश में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में 34.9% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, देश में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बहुत जोरदार वृद्धि हुआ, 34.9% की वृद्धि हुई है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसा योजना चलाया जा रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसा कारगर योजना चलाया जा रहा है। और इस योजना के तहत नीली क्रांति पता होगा आप लोगों को, का आधार बनाया जा रहा है। आधार बनाया जा रहा है इस योजना के द्वारा। नीली क्रांति मछली के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादकता को वृद्धि करना नीली क्रांति का लागू है ना। तो देखिए कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 34.9%। तो इसका प्रमुख आधार कौन बना है? तो पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसके साथ साथ क्या हुआ है? इसके साथ साथ हुआ है क्या कि मछुआरा और जो मत्स्य कृषक होते हैं, उसको केसीसी दिया जा रहा है। यानी मछुआरा और मत्स्य कृषक, वे कृषक जो मछली भी पालते हैं, को केसीसी का लाभ दिया जा रहा है ना। मछुआरों को भी पूंजी की जरूरत होगा, मत्स्य कृषक को भी पूंजी की जरूरत होगा। मान लो कि तालाब का खुदाई करवाना है या फिर उसमें बीज डालना है, तो पूंजी का जरूरत होगा। तो केसीसी का लाभ दिया जा रहा है। केसीसी क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पूंजी का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत इस क्षेत्र में यानी कि मत्स्य के क्षेत्र में अच्छा खासा रिकॉर्ड वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो ये आप अपना कृषि वाला सेगमेंट में इस नॉलेज को आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अनाज की 100% पैकेजिंग जूट की बोरियों में ही करना अनिवार्य है। जी हाँ, सरकार ने एक अनिवार्यता लागू कर दिया गया है कि जितने भी अनाज होगा, जैसे गेहूं है, चावल है, तो उसका जो पैकेजिंग होगा वो जूट का बोरी में ही होगा और 100% जूट का बोरी में होगा। पहले प्लास्टिक का बोरी में भी हो जाता था, लेकिन नहीं, अब अनाज का जो पैकेजिंग होगा, अनाज का पैकिंग होगा वो किस में होगा? जूट का बोरी में होगा, बोरी में। ये 100% कर दिया गया है, 100%। इसके पहले 90% था, 10% प्लास्टिक वगैरह भी चल सकता था, लेकिन जूट की बोरी अब 100% कर दिया गया है। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा? हमें थोड़ा मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि जो जूट का जो कृषक होते हैं, जो जूट का खेती करते हैं, देश में करीब 40 लाख जूट का कृषक है। 40 लाख जूट कृषक को लाभ होगा। इसके साथ साथ जूट के मिल में काम करने वाले 4 लाख मजदूर को भी लाभ होगा। इसके साथ साथ 4 लाख जूट मिल में काम करने वाले, मिलों में काम करने वाले श्रमिक को भी लाभ होगा ना। 40 लाख किसान को लाभ पहुंचा दिया, 4 लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचा दिया, है ना। मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि अगर प्लास्टिक का बोरी में होने लगे तो फिर जूट का कृषक क्यों जूट उपजाएगा, जब उसका खपत ही नहीं होगा जूट का। तो इसीलिए 100% जूट का कर दिया गया है ना, ताकि इसमें कृषक को नुकसान
नहीं हो। और ये जो पैकेजिंग का नियम है वो उसको कहते हैं JPMA, यानी कि लिख दे रहे हैं जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, हिंदी में अधिनियम 1987। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987, अंग्रेजी में जूट पैकेजिंग सामग्री को मटेरियल कहते हैं। जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, उसी को हिंदी में जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 कहेंगे। इसी के तहत ये कानून बनाया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से सरल भाषा में, बोलचाल के डिस्कशन की भाषा में हम लोग प्रत्युत्तर दर्पण फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा क्या है, प्रमुख राज्यों में बागवानी उत्पादन। देखिए, बागवानी उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत अच्छा खासा उन्नति किया है। कृषि मंत्रालय ने लोकसभा में घोषणा किया है कि भारत पूरा विश्व में बागवानी एवं सब्जियों के मामले में, बागवानी कहने का मतलब फल वगैरह भी और सब्जियों के मामले में कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। दूसरे यूं ही लिख लेते हैं, दूसरे स्थान पर है। हो सकता है ये प्रश्न आपका पूछ दे कि बागवानी के मामले में या फल फ्रूट के मामले में और सब्जियों के मामले में भारत विश्व में कैमा स्थान रखता है, तो आप बताइएगा दूसरा स्थान रखता है। लेकिन यहीं पर एक और प्रश्न आपको फंसाएगा क्या कि देखिए, इसके साथ साथ और कृषि मंत्रालय बोला है कि लेकिन पपीता, केला, नींबू और एक और है, पपीता हुआ, केला हुआ, नींबू और भिंडी सब्जी होती है। तो भिंडी के मामले में, चारों के मामले में भारत कैमा है, प्रथम स्थान पे है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोग तो रटे रहेंगे क्या कि भारत बागवानी यानी फल और सब्जी के मामले में दूसरे स्थान पर है, दिमाग में एकदम बैठा लिए हैं। लेकिन प्रश्न दे दिया कि पपीता, केला, नींबू, भिंडी के मामले में भारत कैमा स्थान पर रखता है, तो दिमाग में तो घुसा हुआ कि फल के मामले में और सब्जी के मामले में कैमा स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है। जाके इसको भी आप दूसरा मान लीजिएगा और वहीं पे हो जाएगा गलत। लेकिन याद रखना, ओवरऑल दूसरा नंबर पर है। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखिए तो पपीता, केला, नींबू और भिंडी के मामले में वो प्रथम स्थान पर है, इंडिविजुअल देखे तो। लेकिन ओवरऑल बागवानी, सब्जी और फल के मामले में पूरा विश्व में ये दूसरा स्थान पर भारत। ठीक है, चलिए, ये कृषि मंत्रालय का घोषणा किया गया है, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। ये लोकसभा में घोषणा किया है, इसको 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा, ये मौद्रिक नीति 2023-24 की 5वीं द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति लाई जाती है ना। तो आरबीआई के द्वारा 2-2 महीना पर मौद्रिक नीति का समीक्षा की जाती है कि कहीं क्या स्थिति है, कहीं महंगाई दर तो नहीं बढ़ गया, कहीं रेपो रेट घटाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 2-2 महीना में मौद्रिक नीति का समीक्षा की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौद्रिक नीति होता क्या है। मौद्रिक नीति वैसी नीति है जो आरबीआई के द्वारा लाया जाता है, इस उद्देश्य से लाया जाता है कि भारत के अर्थव्यवस्था में करेंसी जो होता है, मुद्रा होता है, उसका फ्लो को, उसका प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा जा सके, है ना। यानी लिख दे रहे हैं, भारत के
अर्थव्यवस्था में, ये आरबीआई के द्वारा लाया जाता है, पहले जान लीजिए आप, आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। भारत के अर्थव्यवस्था में करेंसी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए है ना, ये नियंत्रित करने के लिए क्यों? क्योंकि जब अधिक हो जाएगा करेंसी की मात्रा, अगर अधिक हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तो महंगाई दर बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, और करेंसी अगर अर्थव्यवस्था में कम रहेगा तो मंदी का शिकार हो जाएगा अर्थव्यवस्था। तो न तो ज़्यादा होने देना है न कम होने देना है, इसको नियंत्रित करके रखना है ना। जैसे ही अगर ज़्यादा होगा तो तुरंत रेपो रेट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे ही थोड़ा मंदी का शिकार होने लगा रेपो रेट घटा देंगे। और तो इस तरह से करेंसी का फ्लो को कम ज़्यादा किया जाता है। जैसे नल होता है ना, चाबी लगा रहता है, बढ़ा दिए तो फ्लो बढ़ गया, कम है तो कम कर दिए, बंद कर रहे तो बंद ही कर दिए। इसी तरह से आरबीआई चाबी घुमाते रहता है, किस रूप में? तो रेपो रेट के रूप में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, है ना, और भी बहुत सारा होता है, रेट होता है, जिसके तहत आरबीआई करेंसी के प्रवाह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किस लिए करता है? ताकि अर्थव्यवस्था को संतुलित रखा जाए। हाँ, तो अब बात पर आते हैं कि यहाँ पर मौद्रिक नीति 2023-24 की 5वीं द्वैमासिक समीक्षा की 5वीं बार 2-2 महीना में समीक्षा किया गया है। और रेपो रेट को, जितना रेपो रेट था, रेपो रेट पहले कितना था? तो रेपो रेट पहले था पूरा, रेपो रेट 6.50 था परसेंट था, उसी को रहने दिया गया, उसमें कोई परिवर्तित नहीं किया गया, है ना। और रिवर्स रेपो रेट कितना था? 3.50 था, 3.35 था, सॉरी 3.35, 3.35%। इसको उतना ही रहने दिया। मतलब जब सब कुछ संतुलित है तो उसमें छेड़छाड़ करने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो रेपो रेट जितना पहले था उतना ही अभी भी है, और रिवर्स रेपो रेट जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो रेपो रेट क्या होता है भाई? तो रेपो रेट वे रेट होता है जिसको आरबीआई व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है और उसके बदले में सूद चार्ज करता है, रेट चार्ज करता है, वही रेपो रेट कहलाता है ना। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा, बदले में एक रेट, एक सूद चार्ज करेगा, ब्याज दर चार्ज करेगा, वही ब्याज दर क्या होता है? रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो बस यही था आपका, और कुछ विशेष नहीं था इसमें। तो आगे बढ़ते हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वंदे भारत के बाद अब अमृत भारत रेलगाड़ियां चलेगी। अभी तक तो वंदे भारत रेलगाड़ी चल रहा था, अब अमृत भारत श्रेणी का कुछ रेलगाड़ी चलेगा। तो वंदे भारत मेन था अमीर वर्ग के लोग के लिए था, जो अच्छा खासा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा टिकट खरीद सकते हैं और सुविधाजनक यात्रा का मजा ले सकते हैं। लेकिन अमृत भारत रेलगाड़ी जो होगा वो जनसाधारण के लिए होगा, साधारण लोग भी अच्छा सुविधा का मजा ले सकते हैं, यात्रा का मजा ले सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत जो अन्य रेलगाड़ी होता है, अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी होता है, उसे 10% ज़्यादा चार्ज लग रहेगा। जैसे मान लो 100 रुपये दाम होगा तो इसका दाम 110 रुपया होगा, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा सुविधा दिया जाएगा। तो वंदे भारत के बाद अमृत भारत रेलगाड़ी चलेगी। ये किसके लिए होगा? ये आम जन के लिए होगा, आम जन के लिए होगा, है ना। ठीक है, पहला रेलगाड़ी चला कहां से कहां तक? तो पहला चला दरभंगा से लेकर अयोध्या तक, याद रखिएगा। ये पहला अमृत भारत रेलगाड़ी कहां से कहां चला है? दरभंगा से अयोध्या तक। और एक और चला है, वो बेंगलुरु से मालदा तक चला है, मालदा तक चला है। लेकिन फर्स्ट वाला तो याद ही रखिएगा कि दरभंगा से अयोध्या तक चला है। ठीक है, तो बस इसमें यही है, कुछ विशेष नहीं है, ये जनसाधारण के लिए होगा। तो इसको कहने के लिए वंदे भारत साधारण
एक्सप्रेस भी इसको कहा जाता है कहने के लिए, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम है अमृत भारत रेलगाड़ी। ठीक है, बस यही था। पहला वाला याद रखिएगा, दरभंगा अयोध्या चला है। तीसरा देखिए, अंतिम देखिए, रहन सहन के लागत में सिंगापुर और ज्यूरिख का विश्व में पहला स्थान है। रहन सहन के मामले में सिंगापुर और ज्यूरिख का पहला स्थान है ना। देखिए, एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, उसका रिपोर्ट होता है, वो एक रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023। इसके तहत ये जो है ना, ये जो संस्था है वो रिपोर्ट जारी किया। संस्था का नाम इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 जारी किया। इसके तहत पूरा विश्व में सिंगापुर और ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पाया स्थित है ना। तो सिंगापुर और ज्यूरिख नंबर 1 पर महंगा शहर के रूप में स्थित है, मतलब दोनों नंबर 1 का पोजीशन पर है। यानी सिंगापुर 1 नंबर पर कौन है सबसे महंगा में, सिंगापुर प्लस ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है तो स्विट्जरलैंड। ये दोनों विश्व का सबसे महंगा शहर है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है, सिंगापुर और ज्यूरिख। ठीक है, और ये किसका डेटा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, इसका डेटा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।